मायरा के जाने के बाद फ़ौरन ही उसने उसके लिए चाय बनाई और अब उसे देने जा रही थी। उसका ताया जान से बात करने का बहुत दिल कर रहा था, लेकिन उसके गुस्से से खौफज़दा होने की वजह से वो उससे ये बात कह नहीं पा रही थी। पता नहीं वो उसकी इस फरमाइश पर किस तरह रिएक्ट करे। वो तो उससे ठीक से बात तक नहीं करता था। चाय लिए वो उसके कमरे के दरवाजे के बाहर आ रुकी थी। वो सुबह से ही घर में बिल्कुल अकेली थी, क्योंकि वो तो उसे छोड़कर सुकून से कहीं जा चुका था। यकीनन उसे याद भी ना आई होगी कि घर में कोई मौजूद है, और ना ही उसके होने या ना होने से उसे कोई फ़र्क पड़ता था। सुबह मामूल के काम निपटाने के बाद वो अच्छी खासी बोर हो गई थी। वहाँ पाकिस्तान में तो घर के काम के बाद और भी ताई अम्मी कहीं ना कहीं से काम निकाल लाती थी, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसने तंग आकर टीवी ऑन किया तो उस पर सिर्फ इंग्लिश फिल्मों और खेलों के चैनल थे। उसने मज़े से रिमोट अपने कब्जे में लिया और अगले ही लम्हे उसने टीवी पर ट्यूनिंग स्टार्ट कर दी थी, ताकि वो अपनी पसंद का चैनल देख सके। ड्रामों फिल्मों से उसकी कभी भी नहीं बनती थी। वो तो हमेशा कार्टून्स की दीवानी थी। तो जितने भी कार्टून्स के चैनल उसे समझ आए उसने सारे खोल लिए थे, क्योंकि उसे सारे कार्टून्स पसंद थे। वो कोई भी कार्टून मज़े से बैठकर देख सकती थी, और अपनी बोरियत दूर करने के लिए तो उसने इतने सारे चैनल ढूंढ भी लिए थे। और सुबह से लेकर तकरीबन 1 डेढ़ बजे तक तो वो कार्टून ही देखती रही थी। और फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद उसने किचन में झांका था। उसे नहीं लगा था कि वो इतना जल्दी घर वापस आ जाएगा, लेकिन 4:30 बजे वो घर आ चुका था, और ये उसके लिए काफ़ी हैरत की बात थी। लेकिन वो अकेला नहीं आया था, वो किसी को साथ लेकर आया था, और ये वही लड़की थी जिसका नाम उसने बाबा जान के सामने रखा था और कहा था कि वो उससे शादी की कमिटमेंट कर चुका है और वो उससे शादी करेगा। वो अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की शामिल करना चाहता था जो उसकी ज़हनियत से पूरी तरह मेल खाती हो, और बेशक वो ऐसी ही थी। वो उसके मिजाज के हर रंग को समझती थी, और तनावुश कुछ भी नहीं। वो सच में उसके मुकाबले में कुछ नहीं थी। हाँ, वो उसे नहीं समझ सकती थी, वो उसकी सोचों को नहीं पढ़ सकती थी। और ये लड़की मायरा कितनी पढ़ी लिखी थी, कितनी सुकून से हर सिचुएशन को हैंडल करती थी। इतनी रात को कितने मज़े से अकेले वापस चली गई थी। वो तो सारी ज़िंदगी ऐसा ना कर सके। कहीं जाना तो दूर की बात, वो उस फ्लैट से बाहर कदम निकलने के बारे में भी नहीं सोच सकती थी अकेले। यहाँ पर क्या स्टैंडिंग पॉइंट है कि कब से कप लेकर यहाँ पर खड़ी हो गई हो? उसने कब दरवाज़ा खोला उसे एहसास ही नहीं हुआ था। वो चाय उसके अचानक सामने आ जाने की वजह से बड़ी मुश्किल से वो कुछ बोलने के काबिल हुई थी। जबकि उसके हाथ में मौजूद चाय को देखता वो उसे घूरने लगा। तुम्हें सच में लगता है कि ये चाय मैं पीऊँगा, जो तुम यहाँ से 1 घंटा भर से लेकर खड़ी हुई हो? ठंडी कर चुकी हो इसे। पीछे हट जाओ, हाथ लग गया तो फिर से कांपना शुरू कर दोगी। वो उसके साइड से गुजरता किचन में आया। यकीनन इरादा दोबारा चाय बनाने का था। मैं बना देती हूँ, उसे काम करते देख वो फ़ौरन आ गया। मैं ठंडी चाय नहीं पीता, वो जताते हुए बोला। अब गर्म होगी। वो उसके गुस्से से खौफज़दा होती घबरा कर बोली, प्लीज़ आप मेरे होते हुए काम ना करें, मर्द किचन में अच्छे नहीं लगते। वो मिन्नत भरे लहजे में बोली, अरे वाह, तुम्हें तो अच्छा खासा दर्स रटा कर भेजा गया। मुकम्मल जुमला बोला करो, ऐसे ही जैसे अभी बोला है। अब खुदा के लिए जल्दी चाय ले आना, मुझे सोना है। वो कहकर दोबारा अपने कमरे की तरफ चला गया, जबकि उसका मुझे सोना है कहकर जाना उसे अजीब लगा था। चाय पीने के बाद भला कौन सोता है? सुने, आपकी चाय। तनावुश ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देते हुए कहा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज़ सुनाई ना दी। उसने हल्का सा लॉक घुमाकर अंदर देखा तो कमरा अंदर से बिल्कुल खाली था। सुने, उसने अंदर कदम रखते हुए कहा, लेकिन अब भी दूसरी तरफ से कोई आवाज़ ना आई। उसने सामने मेज़ की तरफ देखा और आगे बढ़ते हुए चाय उस पर रख दी। सामने दरवाजे के अंदर से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। शायद वो वॉशरूम में था। उसने एक नज़र कमरे में दौड़ाई। बाहर की तरह ये कमरा भी साफ़ सुथरा था। सुने, मैंने आपकी चाय बाहर टेबल पर रखी है। वो अभी बोल ही रही थी जब वो अचानक दरवाज़ा खोलता कसरती वजूद पर सिर्फ तौलिया लपेटे बाहर निकला था। उसकी इस बेबाकी पर तनावुश के आगे तो ज़मीन आसमान घूम गए थे। वो अगले ही लम्हे पलटते हुए अपनी आंखों पर दोनों हाथ जमा चुकी थी। गाल सुर्ख हो चुके थे, जबकि शर्म से उसकी तरफ देखना मुहाल हो गया था। जबकि वो नोटिस लिए बिना ही चाय का कप जाकर उठा चुका था वहाँ से। तुम ज़रूरत से ज़्यादा लूज़ कपड़े नहीं पहनती? वो उसे देखते सुकून से बोला। मैं जाऊँ? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। क्या मैंने तुम्हें रोक कर रखा है? वो उल्टा उससे सवाल करने लगा कि वो पीछे देखे बिना
बाहर की तरफ भाग गई। बेवकूफ़ लड़की, शर्मा तो ऐसे रही है जैसे कभी किसी को शर्ट के बिना नहीं देखा। वो सोचते हुए एक नज़र खुद को आईने में देखने लगा। वो हर लिहाज से मुकम्मल था और उसे अपना आप बहुत पसंद भी था। वो जो चाय का कप लबों से लगा रहा था, अपने फ़ोन पर आने वाली मायरा की कॉल पर बेड पर लेटे उससे बातों में मगन हो गया। सुबह उसकी आंख काफ़ी देर से खुली थी। वो तकरीबन भागते हुए तैयार हो रहा था। उसे सुबह जल्दी पहुंचना था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि वो इस तरह से लेट हुआ, लेकिन आज किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया था। वैसे तो उसे कोई ज़रूरी काम नहीं था ऑफिस में, लेकिन फिर भी बॉस ने सबको जल्दी आने का ऑर्डर पास किया हुआ था। इतना लेट कैसे हो गया मैं? वो जल्दी जल्दी तैयार होता बाहर निकला तो कल की तरह आज भी वो अपने काम में मगन थी। जबकि वो अपना मोबाइल चेक करता किचन की तरफ ही आया, जहाँ बाबा की बहुत सारी मिस्ड कॉल्स थी। यानी रात में उन्होंने एक बार फिर उसकी नींद खराब करने की कोशिश की थी, लेकिन आज रात अपना फ़ोन वो साइलेंट पर करके सोया था। उन्हें जल्दी जल्दी फ़ोन करते वो मोबाइल उनके कान के साथ लगाए अपने लिए चाय बनाने लगा। जबकि उसका नाश्ता तैयार था। वो पहले तो उसके अचानक पीछे से आने पर हैरान हुई थी और फिर उसके कान से फ़ोन लगाने पर अस्सलामुअलैकुम। अभी वो कुछ कहती कि दूसरी तरफ से उसे आवाज़ आई, वालेकुम अस्सलाम ताया अब्बू, कैसे हैं आप? एक लम्हे में वो पुरजोश हुई थी। जबकि उसके गालों के डिम्पल्स देखकर वो खुद उसकी तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पाया था। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं नाश्ता कर रही हूँ। जी बिल्कुल, वो भी बिल्कुल ठीक हैं। मेरे साथ बैठे नाश्ता कर रहे हैं वो मज़े से उनसे बातें करते बोल रही थी। जबकि वो जल्दी जल्दी खाना ख़त्म करने के चक्कर में था। 4 घंटे पहले यहाँ रात थी ना ताया अब्बू? उस वक्त ये सो रहे थे। नहीं पता चला होगा आपकी कॉल का उन्हें? जी जी, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। यहाँ एडजस्ट होने में टाइम तो लगेगा ना, मुझे सारी रात नींद नहीं आती। वो अपनी धुन में बोल रही थी जब अचानक उसने उससे फ़ोन छीन लिया। हो गई आपकी बेटी से बात? अब मुझे मेरे काम पर जाना है, तो शाम में वापस आकर फ़ोन करूँगा। बाकी बातें तब कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़। और रूखे सूखे लहजे में वो कहता फ़ोन बंद कर चुका था। और वो जो न जाने उनसे कितनी देर बातें करने का इरादा रखती थी, उसके फ़ोन लेने वाली हरकत पर मुंह बनाकर रह गई। शाम को क्या बनाओगी? नाश्ता करते वो पूछने लगा। वो तो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं। अगर आपने कुछ बनवाना है तो बता दें, मैं वही बना दूंगी। क्या क्या बनाना आता है तुम्हें? उसके चेहरे पर नज़रें गाड़े वो पूछ रहा था। जबकि उसे इस तरह से क्यों देख रहा था, वो इस बात पर भी वो अच्छी खासी कंफ्यूज हो चुकी थी। बनाना तो मुझे सब कुछ आता है, आपको जो पसंद है आप बताएं। वो एक बार फिर से नर्वस सी बोली। अब मुझे क्या पता कि तुम्हारे सब कुछ में क्या क्या शामिल है। खैर, कुछ अच्छा सा बना लेना। वो बात ही ख़त्म कर चुका था। जबकि वो चेहरा फेरे शेल्फ को साफ कर रही थी। कार्टून के चैनल्स तुमने खोले थे ना? उसके पूछने पर वो पलट कर उसे देखने लगी। उसकी नज़रें उसके चेहरे पर जमी थी। जबकि वो निगाहें झुकाते हाँ में सर हिला गई। वो लड़खड़ाई। अब अगर बात करते हुए बकरी की तरह मिनमिनाई तो इस छड़ी से सारी ज़िंदगी के लिए मैं तुम्हें मैं करने पर मजबूर कर दूंगा। जल्दी बोलो। वो कुर्राया था। मैं वापस बंद कर दूंगी। वो किसी मुजरिम की तरह बोली। एज़ यू विश, लेकिन मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो कंधे उचकाता उठ खड़ा हुआ। जबकि उसे अपने साथ ही बाहर आने का इशारा किया। मतलब साफ था कि वो काम के लिए निकलने वाला है। आज आप कब तक वापस आएंगे? वो बहुत हल्की सी आवाज़ में मिनमिनाई। क्यों? वो पलट कर पूछने लगा। कल आप जल्दी आ गए थे ना, तो खाना बनने में वक्त लग गया था। अगर आज भी आप जल्दी आएंगे तो मैं जल्दी बना लूँगी। मेरी ऑफिस टाइमिंग 5 बजे तक की है, उसके बाद मैं सीधा घर ही आता हूँ। वो जवाब देता बाहर निकलने ही लगा था कि अचानक रुका। तुम क्या अपने एजुकेशन पेपर लेकर आई हो साथ? वो उसे देखते हुए पूछने लगा। जबकि वो बस उसे देखे जा रही थी। बहरी हो गई हो क्या? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। इस दफ़ा वो ज़रा गुस्से से बोला। नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वो परेशान सी बोली। अरे पिछली क्लास का रिज़ल्ट तो होगा ना पाकिस्तान में, पढ़ती भी थी या नहीं पढ़ती थी? वो उसे देखते हुए पूछने लगा। हर वक्त दुपट्टा सर पर स्कार्फ की सूरत में लपेटे, साफ सुथरा खूबसूरत सा लिबास जेब तन किए, चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत सजाए, वो कोई गंवार तो बिल्कुल नहीं लगती थी। मैंने मैट्रिक किया है और मेरी बोर्ड में 2nd पोजीशन भी आई थी, लेकिन ताई अम्मी ने गुस्से में रिज़ल्ट जला दिया था। ताई अम्मी वैसे तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन उन्हें गुस्सा बहुत आता है। उन्होंने कहा था कि तुम्हें आगे पढ़ने की इजाज़त नहीं है। अब तो 3 साल से मैं घर पर ही हूँ। उसने नज़रें झुकाए जैसे अपने हर जुर्म का एतराफ़ किया।
तुम मैट्रिक क्लियर कर चुकी हो और उसके बाद 3 साल से घर पर वक्त बर्बाद भी कर चुकी हो। उम्र क्या है तुम्हारी? खैर, मैं कौन सी फजूल सी बातों में लगाऊं, ऑलरेडी लेट हो चुका हूं, दरवाज़ा बंद करो। उसके जवाब देने से पहले वो उकताए हुए अंदाज में कहता बाहर निकल गया, जबकि वो उसे लिफ्ट तक जाते देखती रही और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे न जाने क्यों इस घर में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था। कल सारा दिन वो अकेली रही और उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा था। वो ऑफिस में आया तो वर्कर्स ने बताया कि मिस रोज़ जैक्सन आज भी सर के ऑफिस में आई हुई हैं। आज क्यों आई हैं मोहतरमा? मेरे ख्याल में सर उनके साथ जो डील करना चाहते हैं वो तो कैंसिल हो गई थी। वो अपने टेबल पर बैठते हुए पूछने लगा। हाँ, सुनने में तो यही आया है कि मिस रोज़ को सर का प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया, तो फिर ये वापस क्यों आई हैं? समझ नहीं आ रही कोई। वो भी उसके साथ ही बैठ गया, जबकि वो कंधे उचकाता अपने काम में मसरूफ़ हो गया। जब थोड़ी देर के बाद मिस रोज़ सर के कैबिन से निकलते उसकी तरफ आई थी, उसके एहतराम में उसे उठकर खड़ा होना पड़ा था। जो भी था, उसके बॉस की वो ख़ास दोस्त थी और ऐसे लोगों की इज्जत करना उसकी मजबूरी भी थी। गुड मॉर्निंग मैम, उसने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कहा। कल तुमने मेरी ऑफ़र रिजेक्ट की थी, क्या मैं उसकी वजह जान सकती हूँ? कोई भी मेरे ब्रांड के लिए इनकार नहीं कर सकता तैश, लेकिन तुमने सोचे समझे बगैर ही मुझे इनकार कर दिया, तो यकीनन इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी। मैं वो वजह जानना चाहती हूँ मिस्टर तैश इब्राहिम। वो उसके रूबरू खड़ी उससे सवाल कर रही थी। कोई वजह नहीं है मैम, बस मैं मॉडलिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये मेरा पैशन नहीं है। तो क्या है तुम्हारा पैशन? जिस चीज़ में तुम इंटरेस्टेड हो वो बताओ तुम मुझे। वो उसकी बात काटते हुए बोली थी, जबकि उसने एक नज़र अपने साथ खड़े वर्कर को देखा जो यकीनन उसी की तरह हैरान था। मेरा इंटरेस्ट जानकर आपको खुशी नहीं होगी मैम, इसलिए रहने दीजिए। उसने बात ख़त्म करना चाहिए। जितना पूछा है बस उतना बताओ, किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो तुम? बताओ क्या वजह है जिस पर तुमने मुझे इनकार कर दिया। आज तक किसी को मुझे इनकार करने की जुर्रत नहीं हुई और तुमने एक ही लम्हे में बिना सोचे समझे मेरे मुंह पे इनकार कर दिया। तुम जानते हो तुम्हारे इस इनकार की वजह से मैं एक लम्हा भी सुकून से नहीं रह पाई कल से, और जब तक तुम मुझे वजह नहीं बताते शायद तब तक मुझे सुकून आएगा भी नहीं। वो उसे देखते हुए उसे अपनी कंडीशन बता रही थी, जबकि वो गला खंकार कर कोई बहाना तलाश करने लगा। अगर तो उसने ये कह दिया कि वो डायरेक्टर बनना चाहता है तो यकीनन उसकी बात उस लड़की को पसंद नहीं आएगी और फिर शायद उसे उस नौकरी से भी वो निकलवा दे, क्योंकि ये बात तो सच थी कि एक डायरेक्टर कभी दूसरे डायरेक्टर को पसंद नहीं करता। बोलो, तुम इतना सोच क्यों रहे हो? मुझसे झूठ मत बोलना। वो जैसे उसकी सोचों को ही पढ़ रही थी। या अल्लाह, मेरी जॉब बचा लीजिएगा। उसने एक नज़र आसमान की तरफ देखा। मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, मैं अपनी पहचान एक डायरेक्टर के तौर पर बनाना चाहता हूँ। मुझे एक्टिंग और मॉडलिंग में कोई दिलचस्पी नहीं। वो हॉलीवुड का बेहतरीन डायरेक्टर बनना चाहता था और एक ही सांस में बोलता चला गया, जब अचानक उसे ज़ोर के कह कहे की आवाज़ सुनाई दी। वो हैरत से उसे देखने लगा। क्या वो उसका मजाक उड़ा रही थी? और उसके साथ ही आगे पीछे से लोगों की दबी दबी हंसी सुनाई दी। उसे एक लम्हे के लिए खुद पर गुस्सा आया। वो क्यों अपना मजाक बनवा गया था? उसे कोई बहाना बना देना चाहिए था, लेकिन अपना ख्वाब उस औरत के सामने रखना ही नहीं चाहिए था। तुम बहुत हैंडसम हो, इस शक्ल का फ़ायदा उठाओ। फजूल ख्वाब देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें अब भी ऑफ़र देती हूँ। मैं तुम्हें किसी छोटे मोटे ब्रांड की नहीं बल्कि अपने सबसे बड़े ब्रांड का फेस बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी किस्मत चमक उठेगी। इस छोटी सी नौकरी के लिए तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर वो उसे देखते हुए बोली तो वो खामोश हो गया। अगर वो दोबारा उसके मुंह पर इनकार कर देता तो यकीनन जॉब जा सकती थी और उसे अपनी नौकरी प्यारी थी। इस दफ़ा सोच समझ कर जवाब देना। रोज़ उसे देखते हुए बोली, मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। आप जिस भी इंसान की तरफ इशारा करेंगी वो मॉडलिंग से कभी पीछे नहीं हटेगा, लेकिन मेरा मकसद कुछ और है। उसने अपने दिल से अपनी नौकरी के जाने का डर निकाल कर उससे कहा, जो भी था और जैसा भी था वो अपना ख्वाब नहीं छोड़ सकता था। तो मुझे फिर से इनकार कर रहे हो? वो गुस्से से गुर्राते हुए बोली, मैं इनकार पहले ही कर चुका हूँ, फिर से आप मेरे पास आई हैं। उसने बिना कंफ्यूज हुए जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है डायरेक्टर बनना बच्चों का खेल है? उसके रूबरू खड़ी वो फिर से सवाल करने लगी, अगर बच्चों का खेल होता तो हर दूसरा तीसरा बंदा डायरेक्टर बन जाता। मैं जानता हूँ ये काम सिर्फ काबिल लोग ही कर सकते हैं। वो उसे देखते हुए बोला तो वो इस बार बिना कुछ कहे पलट गई थी। दूर तक उसके हाई हील की टक-टक की आवाज़ सुनाई देती रही, जबकि उसके जाते ही उसके बॉस ने अपने ऑफिस में उसे याद कर लिया था। वजह वो जानता था कि वो उसे क्यों याद कर रहा है,
اس لیے وہ اکتائے ہوئے انداز میں اٹھا اور اس کے کمرے کی طرف چل دیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے تمہیں دوسری دفعہ پھر سے آفر کی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ روز جیکسن نے تمہیں دوبارہ آفر کی؟ کوئی اس سے ٹیڑھے منہ بات کرے نا، وہ اس کو برباد کرنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاتی۔ تم نے اس کی آفر کو دوسری دفعہ بھی ریجیکٹ کر دیا اور وہ 2 بار خود تمہارے پاس آئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تاشفین، کہیں تم کوئی خواب تو نہیں سنا رہے مجھے؟ مائرہ نے بے یقینی سے اسے دیکھتے کہا۔ مائرہ بی بی، خواب تو وہ روز جیکسن میڈم دیکھ رہی ہیں مجھے اپنے برانڈ کے لیے ہائر کرنے کا۔ وہ مجھے کوئی بھی قیمت دینے کو تیار ہے، لیکن تاشفین ابراہیم کی کوئی قیمت نہیں، وہ تنفر سے بولا تھا۔ تاشفین، تمہیں نہیں لگتا یہ تمہارا کریئر بنانے کا بہترین موقع ہے جسے تم خود ٹھکرا رہے ہو؟ اگر تم اس کی آفر کو قبول کرتے تو تمہیں اندازہ ہے کہ ایک برانڈ ایمبیسڈر کتنی رقم کی ڈیمانڈ کر سکتا ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ اور تمہیں اندازہ ہے مائرہ، میں پچھلے 8 سال سے ایک ہی خواب کو جی رہا ہوں۔ تمہیں اندازہ ہے میں نے اس کمپنی میں جاب کرنے کے لیے کتنے کورسز کیے ہیں؟ 8 سال پہلے یہ کمپنی مجھے اپنے آفس میں گھسنے نہیں دیتی تھی، اور آج میں اسی کمپنی میں ایک اچھی پوسٹ پر کام کر رہا ہوں، جس کی وجہ وہ ساری ڈگریاں ہیں جو میں نے 8 سال میں لی ہیں۔ کیا لگتا ہے تمہیں روز جیکسن مجھے اتنا پیسہ دے گی جو میں ڈائریکٹر بننے کے لیے خود پر خرچ کر چکا ہوں؟ اور اگر دیں بھی تو مجھے نہیں چاہیے، میں اس عورت کو ہرانا چاہتا ہوں، میں اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور تم کہتی ہو کہ میں اس کے انڈر کام کروں؟ اگر وہ مجھے اپنے ساتھ ایز این اسسٹنٹ ڈائریکٹر رکھ لیتی تو میں خوشی خوشی آفر کو قبول کر لیتا، کیونکہ میں جانتا ہوں مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے، اور روز جیکسن ایک بہت قابل ڈائریکٹر ہے، وہ مجھے بہت کچھ سکھا سکتی ہے، لیکن ایک ماڈل نیور۔ تمہیں پتہ ہے وہ مجھ پر ہنسی ہے، اس نے میرا مذاق اڑایا سب امپلائیز کے سامنے۔ وہ مجھ سے انکار کی وجہ جاننے آئی تھی، اور وجہ جان کر وہ مجھ پر ہنسنے لگی۔ اندازہ لگا سکتی ہو اس سب کی کا جو میں نے سب کے سامنے اٹھائی ہے؟ وہ عورت اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ اس کے برانڈ کے نیچے کام کرتے مجھے اس کا غلام بننا ہوگا، جو میں بننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں۔ میں وہ کام کبھی نہیں کروں گا مائرہ جس کی اجازت میرا دل نہیں دیتا ہے۔ مجھے اس عورت کی آفر قبول نہیں ہے۔ ماڈلنگ میں مجھے خوشی نہیں ملتی، میری خوشیاں میرا جنون ڈائریکٹر بننے میں ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بتا رہا تھا، جبکہ مائرہ آگے سے کچھ بھی نہیں بولی۔ ہائے اللہ جی، یہ کیا ہو گیا؟ کھانا بناتے بناتے اچانک ہی سالن سے بھری ہوئی ہانڈی کا چمچ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے کپڑے گندے کر گیا، اور وہ بھی تھوڑے سے نہیں بلکہ آگے سے سارے کپڑے اس کے خراب ہو چکے تھے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا تھا؟ تناوش، تو سوتے ہوئے کام کرتی ہے کیا؟ تائی امی ٹھیک نہیں کہتی؟ دھیان کہاں ہوتا ہے تیرا؟ وہ خود کو کوستی کپڑے چینج کرنے کے لیے اپنے روم کی طرف جانے لگی، لیکن جیسے ہی کمرے کے دروازے تک پہنچی کمرے کو لاک پایا۔ ہائے اللہ، یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے 2-3 دفعہ لاک کو گھمایا لیکن کمرہ لاک ہو چکا تھا، وہ کیسے، اور اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ صبح جب وہ کمرے سے نکلی تھی تو اسے لگا تھا کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، لیکن کمرہ لاک ہو گیا یہ اسے سمجھ نہیں آیا تھا، اور اب کھل بھی نہیں رہا تھا، اور نہ ہی اس کے پاس روم کی کی تھی۔ کپڑے تو گندے ہو گئے اور کمرہ بھی نہیں کھل رہا، میں کیا کروں؟ اسے ایک تو اپنے کپڑوں کو دیکھ کر الجھن ہو رہی تھی، دوسرا جلد بازی میں وہ دروازے کے ساتھ پتہ نہیں کیا کر چکی تھی۔ اب جب تک تاشفین گھر واپس نہ آئے وہ کمرہ کھول کر اندر نہیں جا سکتی تھی۔ ایسا کرتی ہوں ان کے کمرے سے کوئی کپڑے لے کر پہن لیتی ہوں، تب تک یہ کپڑے میں دھو کر سوکھنے ڈال دوں گی، ان کے آنے سے پہلے میرے کپڑے سوکھ جائیں گے اور دوبارہ سے اپنے پہن لوں گی۔ ویسے بھی 5 ہونے میں بھی بہت سارا وقت باقی ہے۔ اس نے خود سے فیصلہ کرتے اس کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کا کمرہ آسانی سے کھل گیا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کرتے اندر قدم رکھا اور اس کی الماری سے کوئی کپڑے دیکھنے لگی۔ یہاں اس کے لحاظ سے تو کوئی کپڑے نہیں تھے، لیکن اسے ایک اچھی خاصی کھلی شرٹ اور ٹراؤزر ملا تھا۔ اس میں کتنی بری لگ رہی ہوں میں، اس میں کتنی بری لگوں گی میں، لیکن مجھے کون دیکھے گا، میں تو ان کے آنے سے پہلے ہی چینج کر لوں گی۔ اس نے خود سے ہی پلان بناتے اپنے معصوم سے دماغ کو شاباش دی تھی، اور جلدی سے اس کے کپڑے پہن کر اپنے کپڑے دھونے چلی گئی۔ اس نے جلد از جلد یہ کام کرنا تھا، اندر ڈر بھی تھا کہ کہیں تاشفین واپس نہ آ جائے، اور اگر اس نے واپس آ کر اسے اپنے کپڑوں میں دیکھ لیا تو کس طرح سے ریاکٹ کرے گا، وہ تو جان سے ہی مار ڈالے گا اسے کپڑے دھونے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ 15 منٹ کے اندر اندر وہ اپنے کپڑوں کے ساتھ تاشفین کے بھی 2 پینٹس اور 2 شرٹس دھو چکی تھی۔ عقل نے کام کم کیا تھا، ورنہ اسپنر کے ساتھ کپڑے سکھا بھی سکتی تھی۔ وہ کچن میں آ کر ایک بار پھر سے کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ اب اسے کوئی ٹینشن نہیں تھی، کھانا بنانے کے فوراً بعد ہی وہ کپڑے چینج کر لینے والی تھی۔ یقیناً تب تک اس کے کپڑے سوکھ جانے تھے، لیکن شاید آج قسمت اس کے ساتھ نہیں تھی۔ ابھی وہ کھانا بنا کر آٹا گوندھ کر رکھ ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور اس کی سانسیں بند ہونے لگیں۔ تاشفین اتنا جلدی گھر واپس آ گئے، اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ دانتوں میں پھنسا لیا تھا۔ اب کیا ہونے والا تھا؟ کپڑے تو ابھی طرح ٹھیک
कपड़े तो अभी ठीक से सूखे तक नहीं थे और भीगे कपड़े पहनकर उसे उलझन होती थी। कोई बात नहीं, मैं उन्हें सब सच बता दूंगी। उसने फैसला करते दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। अल्लाह जी, इनको ज़्यादा गुस्सा ना आने दीजिएगा। इतनी बड़ी बात नहीं है ना कि उन्हें ज़्यादा गुस्सा आए। और मैंने उनके कपड़े जानबूझकर नहीं पहने। पता नहीं वो मुझे इन कपड़ों में देखकर क्या सोचेंगे। ये मेरी मजबूरी थी अल्लाह जी, आप तो जानते हैं ना। प्लीज़ आप सब ठीक कर दीजिएगा। उसने एक नज़र अपने वजूद पर उन कपड़ों को देखा और फिर उसके जैसी 2-3 और तनावुश आराम से फिट हो सकती थी जिनमें। और फिर अपनी सारी हिम्मत मुश्तमे करती उसने दरवाज़ा खोला और अपनी आंखें ज़ोर से मींची जब उसे अपने करीब गज़बनाक सी आवाज़ सुनाई दी। लेकिन ये आवाज़ ताशफैन की नहीं बल्कि किसी और की थी, जिसने उसे आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। कौन हो तुम, और यहाँ ताशफैन के फ्लैट पर क्या कर रही हो? वो हैरत से सामने खड़ी उस औरत को देख रही थी जो वाइट पैंट के ऊपर ब्लैक कलर का स्टाइलिश टॉप पहने, बालों को एक साइड पर डाले उससे मुखातिब थी। उसके बालों की लेंथ काफ़ी कम थी, लेकिन उम्र 50 के करीब। उसने आज तक इतनी एजिड औरत को इतना स्टाइलिश नहीं देखा था। चेहरे पर मेकअप की न जाने कितनी तहें थी, लेकिन वो सर से पैर तक अंग्रेज़ी लग रही थी। उसकी इतनी साफ उर्दू उसे हैरत में डाल गई थी। मैं, आप कौन है? उसने अपनी लड़खड़ाहट पर कंट्रोल करते हुए उस औरत से पूछा, जो अब घर के अंदर दाखिल हो चुकी थी। ताशफैन ने मुझे नहीं बताया कि वो लिव इन रिलेशनशिप में है। और नाम क्या है तुम्हारा? कहाँ से आई हो? ताशफैन को कब से जानती हो? ताशफैन ने मेरे सामने तुम्हारा कोई जिक्र नहीं किया। वो आगे बढ़ते सोफे पर बैठी उसे सर से पैर तक देख रही थी। वो ताशफैन के कपड़ों में बिल्कुल छोटी सी बच्ची लग रही थी। ताशफैन को ज़रा होश से काम लेना चाहिए। वो एक बच्ची के साथ रिलेशनशिप में है। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। वो फ़ोन पर किसी को कॉल मिलाते उसे देखकर बुड़बुड़ाई, लेकिन उनकी बातें उसे अच्छी नहीं लग रही थी। जब अचानक दरवाजे से वो अंदर दाखिल हुआ